दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और आप आयुष मंत्रालय के द्वारा बताए गए नियमों का पालन कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी में इस समय बहुतेरे समस्याएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन सरकार भी प्रतिबद्ध है परीक्षाओं को कराने के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए हम एक नया बैच बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, जिसके बारे में जानकारी आपको बिना सर दे देंगे। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं और इससे महसूस कर रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी में इस समय एक बहुत ही विकट समस्या है, और वह समस्या है मानसिक समस्या। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में आपको वीडियो नहीं मिला है साइकोलॉजी का, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज मैं मेरा कोरोना टेस्ट जो हुआ था वो निगेटिव आया है, जिससे मन थोड़ा सा प्रफुल्लित है। इस समय सबसे बड़ी समस्या एक मानसिक समस्या है कि उस बीमारी के भय की समस्या, इसे एंग्जाइटी ऑफ फियर कहते हैं। दुश्चिंता, भय की दुश्चिंता, साइकोलॉजी में इसे एंग्जाइटी ऑफ फियर कहते हैं। भय की दुश्चिंता नामक एक मानसिक समस्याएं होती हैं, जिसके कारण व्यक्तियों में बहुत तेरे समस्याएं देखने को प्राप्त होती हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं इन चीज़ों को, तो यह भी एक वैश्विक महामारी जिस तरीके से हमारे सामने आई है, तो इस समस्याओं से निपटना बड़ा ज़रूरी है। आप लोग की दुआओं की वजह से आज मेरा रिपोर्ट भी निगेटिव आया है, और हम अब लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप लोग जैसा जानते होंगे कि बीएड के एग्ज़ाम हो रहे हैं, बीईओ के एग्ज़ाम होने के डेट निर्धारित कर दिए गए हैं। तो अब आपकी भी परीक्षाओं को देर नहीं किया जाएगा, आपकी भी परीक्षाएं निश्चित समय से होंगी। इसलिए अभी से आप लग जाइए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी इस लिब्रस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन और वर्चुअल क्लासेस लें और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग अधिगम की बात कर रहे थे, तो अधिगम के सिद्धांतों की बात कर रहे थे, और उसी अधिगम सिद्धांतों में हमने पहले एक सिद्धांत की बात की थी, थांडाई के सिद्धांत की। थांडाई के सिद्धांत के बाद आज हम बात करेंगे पावलोव के सिद्धांत की। पावलोव के सिद्धांत को परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत कहा जाता है। परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत कहा जाता है। तो पावलोव के इस सिद्धांत में आखिर पावलोव थे कौन? तो पावलोव एक मात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिसको साइकोलॉजी के क्षेत्र में एकमात्र साइकोलॉजिस्ट हैं जिसे नोबेल का पुरस्कार मिला था। 1904 ईस्वी में नोबेल का पुरस्कार मिला था। यह एक रूस के रहने वाले रूसी शरीर क्रिया विज्ञानी थे। शरीर क्रिया विज्ञानी थे। ये शल्य चिकित्सक, मूल रूप से एक शल्य चिकित्सक थे। इनको एक शल्य चिकित्सक का नाम दिया जाता है। आईपी पावलोव का नाम जब भी आता है, आईपी पावलोव, इयान पैट्रिक पावलोव इनका पूरा नाम है। तो इयान पैट्रिक पावलोव ने अपना लगभग 40-50 वर्ष की अवस्था में यह मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किए थे, और इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक अधिगम में अनुबंधन के आधार पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के कारण ही आईपी पावलोव को एक नाम दिया जाता है, अनुबंधन के जनक या अनुबंधन के पिता इनको कहा जाता है। अनुबंधन के जनक, फादर ऑफ कोरिलेशन इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने कंडीशनिंग रिस्पांस के आधार पर अनुक्रियाओं का जो एक संबंध प्रतिक्रिया या संबंध अनुक्रिया होती है, उस आधार पर यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस कारण इस सिद्धांत को अनुकूलन सिद्धांत या संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत कहा जाता है। इसके द्वारा एक और चीज़ जोड़ने को मिला, एक और चीज़ देखने को मिला था कि इस सिद्धांत को कुछ और नामों से बुलाया जाता है।
इस सिद्धांत को प्राचीन अधिगम या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी बात, इस सिद्धांत को क्या क्या कहते हैं। इस सिद्धांत को इस रूप में देखा जाता है, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी के आधार पे इस सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। अब हम इस सिद्धांत के अंदर से चलते हैं तो प्रयोग के पूर्व की स्थिति और प्रयोग के बाद की स्थिति देखते हैं। पावलोव ने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया था, जिसे एक प्राचीन प्रयोगशाला में पावलोव ने इसका उपयोग किया था, और उस उपयोग के दौरान यह देखा गया कि पावलोव अपने सिद्धांत में एक अधिगम के लिए संबंध जोड़ते थे। तो संबंध जोड़ने के लिए उन्होंने किया क्या कि चूंकि ये शल्य चिकित्सक थे, तो शल्य चिकित्सक थे तो बड़े आराम से कुत्ते के गलग्रंथि में एक पाइप सेट किया, और उस पाइप के द्वारा इन्होंने उस पाइप से कुत्ते की लार ग्रंथि को एक बीकर में गिराने का प्रयास किया। फिर यह देखा कि भोजन देने के जैसे ही भोजन देखता है कुत्ता, तो उसकी लार ग्रंथियां जो थी वह सक्रिय हो जाती हैं और काफ़ी मात्रा में लार निकलने लगता है। उस लार का मापन किया। फिर भोजन देने से पहले एक घंटी बजाते थे और फिर भोजन देते थे, घंटी बजाते थे फिर भोजन देते थे। पहली प्रक्रिया में कुत्ता भोजन देखता था, उस पर घंटी का कोई असर नहीं था, घंटी से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन पहली प्रक्रिया में कुत्ते ने जब भोजन देखा तब उसने लार स्राव किया। दूसरी प्रक्रिया में भी यह देखा गया कि कुत्ते ने भोजन देखा तब लार स्राव हुआ। तीसरी चौथी प्रक्रिया में यह देखा गया कि जैसे ही घंटी बजती थी कुत्ते का लार स्राव प्रारंभ हो जाता था। उससे लगता था कि क्या होगा, अब भोजन मिलेगा। जैसे छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा जैसे ही अपनी माँ को देखता है तो उसमें क्या होने लगता है, एक अनुबंधन होने लगता है माँ को देखकर, ठीक है। बालक जैसे ही छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए कि जब भी कोई चपरासी जाता है घंटी बजाने के लिए, तो जैसे वो चपरासी को घंटी की तरफ जाते देखते हैं, वो तुरंत अपना कापी उठा के और बैग में रखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आभास हो जाता है, कंडीशनिंग हो जाती है कि अब छुट्टी होगी। तो बस इसी कंडीशनिंग को, इसी अधिगम को एक प्रक्रिया के दौरान इन्होंने समझाने का प्रयास किया था। और इस प्रक्रिया में यह देखा गया कि 3 चीजें बताई गई। सबसे पहली बात इन्होंने किया था स्वाभाविक उद्दीपक की। स्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है। अब स्वाभाविक उद्दीपक को हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यूएस, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, ठीक है। अब यह स्वाभाविक उद्दीपक जो है यह किस पे आधारित है, स्वाभाविक अनुक्रिया पे, स्वाभाविक अनुक्रिया पर आधारित है, और इसे हम कह सकते हैं UR। हम नहीं कह रहे हैं, ये पावलोव कह रहे हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक उद्दीपक जो है यह क्या है, भोजन है, और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, लार स्राव है, ठीक है। स्वाभाविक उद्दीपक भोजन हो गया और स्वाभाविक अनुक्रिया, भोजन देखेगा तो क्या होगा, लार स्राव होगा। यह पहले प्रयोग की स्थिति थी। प्रयोग के समय यह प्रथम स्टेज था, पहला प्रयोग था। प्रयोग के समय दूसरी चीज देखी गई, अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, जिसका कंडीशन से कोई मतलब ही नहीं है, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस है, ठीक है। तो अनकंडीशनिंग स्टिमुलस की जब भी बात की जाएगी तो उसमें देखा जाता है क्या कि अनकंडीशनिंग स्टिमुलस क्या होगा, घंटी, ठीक है। अब घंटी बजी, फिर उसके बाद से क्या दिया गया, स्वाभाविक उद्दीपक प्रदान किया गया, स्वाभाविक उद्दीपक प्रदान किया गया। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, भोजन है। और जैसे ही कुत्ते को देखा गया कि यह स्वाभाविक उद्दीपक जैसे ही इसे प्राप्त हुआ तो उसने क्या प्रारंभ कर दिया, स्वाभाविक अनुक्रिया प्रदान
करने लगा वो। और स्वाभाविक अनुक्रिया किसे कहेंगे? लार्स-राव को। तो दोस्तों इसमें यही बात समझने की होती है कि इसमें तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। अस्वाभाविक उद्दीपक किसे कहते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक किसे कहते हैं, स्वाभाविक अनुक्रिया किसे कहते हैं। मैं बहुत आसान शब्दों में इसे समझा रहा हूं कि यह आप अपने ऊपर देखिएगा। जब आपको भूख बड़ी तेज लगती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे ही खाना मिलता है तो खाने का स्वाद उस समय नहीं पता चलता है कि हल्दी कम है, नमक ज़्यादा है, ये है वो, कुछ नहीं, भूख लगी है, भोजन करते जा रहे हैं। और स्वाद कब आता है? जब भोजन हमारे क्षुधा, हमारे पेट भरने लगते हैं, तब हम उसे उसके इंटरनल पोर्शंस को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, नमक थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, मसाला थोड़ा कम है, या फिर जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, मतलब कि, लेकिन उससे पहले इसका अंदाजा नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि क्या कर, भूखे को रोटी से मतलब होता है, वो ये नहीं जानता है कि रोटी मुल्ला के घर से आई है या पंडित के घर से। तो बात वही होती है कि इसका मतलब सिर्फ एक होता है कि किस प्रकार से भोजन को प्राप्त किया जा रहा है। भोजन, स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, यह भोजन जरूरी है। और जैसे ही प्राणी भोजन देखता है उसके अंदर लालसा होने लगता है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। इस स्वाभाविक उद्दीपक को प्रभावित करने के लिए अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जाता है, जिसे घंटी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखा जाता है कि प्रयोग के तीसरे चरण में, प्रयोग का जब अंत होता है तब तीसरे चरण में, कि जैसे ही अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जाता है, अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जाता है, प्राणी में स्वाभाविक अनुक्रिया उत्पन्न होने लगती है। स्वाभाविक उद्दीपक के बिना भी प्राणी क्या करने लगता है, स्वाभाविक अनुक्रिया प्रदान करने लगता है, अनुक्रिया प्रदान करने लगता है, यानी कि लारस्राव इसमें होने लगता है। अब इसी चीज को इसने क्या कहा कि इस प्रक्रिया को इसने कहा कि यही क्या है, अधिगम है। व्यवहार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और व्यवहार का परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। प्राणी पहले घंटी पर कोई रिस्पांस नहीं देता था, लेकिन जैसे जैसे प्रयोगों की संख्या बढ़ती गई, यह देखा गया कि प्राणी में क्या हो रहा है, एक परिवर्तन देखा जा रहा है। वो परिवर्तन उसको क्या कर रहा है, यह परिवर्तन उसमें लगातार उसके व्यवहार को परिवर्तित करता जा रहा है। तो इसी सिद्धांत को पावलोव ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत रखा था, और इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का उपयोग किया था, ठीक है, जिसे CR थियरी भी कहा जाता है। CR सिद्धांत भी इसे कहते हैं, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थियरी, CR सिद्धांत। हम लोगों ने बात की है SR SR सिद्धांत किसने दिया था, थांडाइक ने। SOR सिद्धांत किसने दिया था, वुडवर्थ ने। CR सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि हम इन चीज़ों को बहुत ही एहतराम के साथ और बहुत ही इत्मीनान के साथ इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो इससे आगे हम बात करते हैं कि इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग होता है। इस सिद्धांत का उपयोग शिक्षा में TLM के रूप में, TLM का उपयोग किया जाता है, जो उसके रूप में मैप, मानचित्र आदि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अनुकूलन द्वारा भाषा विकास का उपयोग किया जाता है, जैसे वस्तु दिखा के किसी चीज़ को वस्तु को दिखा के बच्चों को पढ़ाना। जैसे छोटे बच्चों की किताबें आप देखते हैं तो उसमें चित्र होते हैं, उन चित्रों के माध्यम से दिखाना, मनोवृत्ति और आदतीकरण में सुधार करना। अब इस सिद्धांत के बाद से हम बात करेंगे स्किनर के सिद्धांत की। सॉरी दोस्तों, स्किनर के सिद्धांत की बात करेंगे। तो स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित था, इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का सिद्धांत है। ये हम आगे बात करते हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इस सिद्धांत के द्वारा स्किनर ने भी अपना प्रयोग किस पर किया था, चूहे पर या बिल्ली पर, सोचिए। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था। मेरे विद्वान दोस्तों, आप लोगों को ये पता है और बहुत बार आप लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्किनर के सिद्धांत की, ठीक है। स्किनर का सिद्धांत आधारित था मूलतः चयन और संयोजन पर।
चयन और संयोजन, इसे आप बिहेवियरल थियरी भी कह सकते हैं। स्किनर की 2 किताबें थीं, एक था बिहाइंड फ्रीडम एंड डिग्निटी और दूसरा था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इन दोनों किताबों के आधार पर इन्होंने एक कार्यात्मक आधार पर सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने अपने सिद्धांत के लिए चूहे तथा कबूतरों का प्रयोग किया था। चूहे तथा कबूतरों का प्रयोग किया था। स्किनर का सिद्धांत जो है, ठीक है, अब इसी की बात कर सकते हैं कि हम इसे कह सकते हैं स्किनर के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यह था किसका? वीएफ स्किनर, स्किनर का सिद्धांत था। अब इसी सिद्धांत को और क्या क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले एक बात इसे कहते हैं नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। नाम याद रखते चलिएगा इसका, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। कई बार पूछा जाता है प्रश्न ये, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। फिर दूसरी बात इसमें आती है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? चयन एवं संयोजन सिद्धांत। चयन एवं संयोजन सिद्धांत। तीसरी बात आती है तो इसमें क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नवीन अनुबंधन सिद्धांत। नवीन अनुबंधन सिद्धांत। चौथी बात आती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत। कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत। अब दोस्तों बात इसमें यह है कि यह आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, चाहे वो नैमित्तिक अनुबंधन देख रहे हैं और चाहे वो कार्यात्मक अनुबंधन देख रहे हैं, अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रिया ही अधिगम को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रिया ही अधिगम को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन आता कहाँ से है? मोटिवेशन के 2 स्टेप होते हैं, इंटरनल मोटिवेशन और आउटसाइड मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन क्या है कि इंटरनल मोटिवेशन जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वह आवश्यकता हमारे लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करती है और उसी लक्ष्य निर्धारण में हमारे आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है। इसी चीज को इन्होंने एक सबलीकरण या पुनर्बलित सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्तुत किया था और इसी कारण इसे रिक्त प्राणी उपागम सिद्धांत के रूप में भी इन्होंने इसकी व्याख्या की थी। इस सिद्धांत के लिए इन्होंने चूहे और कबूतरों का उपयोग किया था। चूहा और कबूतर, 2 प्राणियों का उपयोग किया था इन्होंने, ठीक है। अब हम दोनों को समझ लेते हैं कि एक बॉक्स बनाया जिसमें चूहे को रखा और इसी बॉक्स में एक प्लेट रखा, उस प्लेट के नीचे एक लीवर लगा दिया। इसमें कहीं बाहर नहीं निकलना है, चूहा इधर उधर घूम रहा है। जब तक उसे भूख की अनुभूति नहीं होती है तब तक वह किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करता है, लेकिन जैसे ही उसे भूख की अनुभूति होती है वह प्रयास करने लगता है। उसकी प्रेरणा, अंतर्नोद, ड्राइव जो होता है उसमें वह तीव्रता के साथ बढ़ने लगता है और वो भोजन को पाने का प्रयास करता है। इसी प्रयास में एक बार लीवर उससे दबता है और जैसे ही लीवर दबता है तो ऊपर से इस प्लेट में भोजन का एक दाना गिरता है, चूहा भोजन कर लेता है। और फिर दूसरी बार प्रयास, तीसरी बार प्रयास में देखा जा रहा है कि चूहे में जैसे ही भोजन की आवश्यकता लगती है वो जाता है, लीवर दबाता है और उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती है। इसी को इन्होंने कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत या अभिप्रेरणात्मक अनुबंधन सिद्धांत के रूप में व्याख्या की। किस रूप में? इन्होंने कहा कि प्राणी में सबसे पहले आवश्यकता होती है किसकी? नीड की। यह नीड प्राणी में बढ़ाता है ड्राइव, ठीक है, और यह ड्राइव प्राणी को ले जाता है गोल की तरफ और यह गोल पुनः नई आवश्यकताओं को जन्म देता है और इस प्रकार एक चक्र बनता है जिसे हम कहते हैं अभिप्रेरणा चक्र।
अब मोटिवेशनल सर्किल, अभिप्रेरणा चक्र बनता है, जिसमें क्या होती है, सबसे पहले आवश्यकता होती है, आवश्यकता उत्पन्न करती है प्राणी में क्या, प्रणोद या उत्तेजना उत्पन्न करती है, और यह किसकी तरफ लेके जाती है, लक्ष्य की तरफ लेके जाती है। और इन्हीं तीनों चीज के आधार को इसमें भी देखा गया कि पहले चूहे में क्या हुई, आवश्यकता हुई, इसे क्या महसूस हुआ, भूख महसूस हुआ। यह भूख इसमें क्या उत्पन्न किया, उत्तेजना उत्पन्न किया जो उसे कार्य की तरफ ले जा रहा था, उत्तेजना उत्पन्न किया जो उसे कार्य की तरफ ले जा रहा था। और जैसे ही कार्य किया, इसने लीवर दबाया, तो इसे क्या प्राप्त हुआ, लक्ष्य, यानी कि भोजन की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार चूहे ने जो तीन स्टेप फॉलो किया था, इसी तीनों स्टेप को स्किनर ने अपने सिद्धांतों में प्रस्तुत किया था। ठीक इसी तरीके से इसने कबूतरों के बारे में भी चर्चा किया कि एक कबूतर जब पिंजड़े में बंद था, उस पर एक बेल लटका हुआ था, बीच का हिस्सा लाल था, यह हिस्सा रेड था, लाल था, नीचे एक प्लेट लगा हुआ था और यहां पे एक डंडा लगा हुआ था जिसमें कबूतर जिस पे बैठता था। जब कबूतर को भोजन की आवश्यकता लगी तो पहले चिल्लाया, कोई नहीं ध्यान दिया, उसके बाद से वो इधर उधर चोंच मारने लगा। एक बार वह चोंच इस रेड वाले हिस्से में मारा तो एक भोजन का दाना नीचे गिरा, जिसे वो प्राप्त कर लिया। और फिर जब भी उसे आवश्यकता, एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास किया, और जब जब उसे आवश्यकता लगती थी भोजन की, वो रेड वाले हिस्से में चोंच मारता था और उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती थी। लेकिन जब वो इधर ब्लैक वाले हिस्से में चोंच मारता था तो उसे भोजन की प्राप्ति नहीं होती थी। तो कुछ प्रयासों के बाद देखा गया कि वो ब्लैक वाले हिस्से में चोंच मारना बंद कर दिया, वो सिर्फ किस हिस्से में मारता था, रेड वाले हिस्से में चोंच मारता था। और इसी को इन्होंने अपने प्रयोग में एक व्यवहार संक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया था कि यह क्या है, एक व्यवहार संक्रिया है जिसके अंतर्गत प्राणी उन्हीं कार्यों को करता है जिससे उसके लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार इसने प्रतिक्रियात्मक व्यवहार प्रस्तुत किया, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, क्रिया पर आधारित अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। चूंकि इसमें प्राणी दो प्रकार के द्विकारक के आधार पर बात करता है, इसी कारण इस सिद्धांत को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को, कि इसी कारण इस सिद्धांत को अधिगम का द्विकारक सिद्धांत कहते हैं। अधिगम का द्विकारक सिद्धांत कहा जाता है, द्विकारक, अधिगम का द्विकारक सिद्धांत कहा जाता है, टू फैक्टोरियल थियरी ऑफ लर्निंग, इसे अधिगम का द्विकारक सिद्धांत कहा जाता है। अब इसमें तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज क्या होता है, प्रतिक्रिया शक्ति को बढ़ाना, प्रतिक्रिया शक्ति को बढ़ाना। दूसरा होता है सबलीकरण प्रदान करना, और तीसरा होता है प्रणोद स्तर का निर्माण करना। और यह तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोग इसे समझे होंगे कि इनका सिद्धांत किस पर आधारित है। इनका सिद्धांत किस पर आधारित है, मोटिवेशन पर आधारित है, सबलीकरण पर आधारित है, पुनर्बलन पर आधारित है। यदि कबूतर इस पे चोंच मारता, उसे भोजन की प्राप्ति नहीं होती, तो अधिगम करता नहीं करता, इसलिए इसमें सबलीकरण की प्राप्ति हो रही है। इसने दूसरी बात इसमें कही क्या, कि प्रणोद जो होता है वो व्यक्ति के लक्ष्य का निर्धारण करता है, तो इसलिए प्रणोद इसमें आवश्यक है, आवश्यकता प्रणोद। और जैसे ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, दूसरी आवश्यकताएं जन्म लेने लगती हैं। इस प्रकार प्रतिक्रिया बलवती होती है। जैसे बार बार किसी क्रिया को किया जाए, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान रसरी आवत जागते सिल पर पड़त निशान। तो बार बार अगर किसी क्रिया को किया जाता है तो अधिगम क्या होने लगता है, बहुत तीव्रता के साथ होने लगता है। जैसे दोस्तों बड़ी आसान सी एक बात है कि आप रोड पे जाते हैं, तो रोड पे जाते समय आपको बहुत सारे चेहरे दिखते हैं, बहुत सारे नए रास्ते पे आप जाते हैं, आप कहीं जाते हैं नए रास्ते पे जाते हैं, तो आपको प्रारंभ में समस्या होती है, लेकिन लगातार उसी रास्ते पे जाते हैं तो क्या होता है, वह रास्ता आपके लिए परिचित हो जाता है। तो कहाँ मुड़ना है, कैसे मुड़ना है, आप ये सब जानते हैं। ठीक है, ठीक यही चीजें होती हैं अधिगम के इस सिद्धांत में भी। इसमें भी कहा जाता है कि प्रतिक्रियाएं बार बार होने पर अधिगम और भी सुगम होने लगता है, सरल होने लगता है। जैसे कि कोई बालक है बार बार लिखता है किसी अक्षर को, कहा जाता है कि राइटिंग बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए, इससे अक्षरों में
हमारे तारतम्यता आती है और हाथ हमारा जो होता है वो फ्लुएंट हो जाता है लिखने के लिए, तो इससे व्यक्ति में और भी ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि उसके अधिगम का स्तर बढ़ता है और ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे कि इस सिद्धांत का अध्यापकों के लिए क्या महत्व है, अध्यापकों के लिए क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले हम बात करें अध्यापकों के लिए उपयोगिता, तो अध्यापक क्या करता है कि जैसे कोई प्रश्न पूछा और किसी बालक ने उसका उत्तर दिया, उत्तर देता है बालक, तो अध्यापक उसे गुड, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर उत्तर है, यह कह के उसे क्या करता है, उसे पुरस्कार प्रदान करता है, प्रबलन प्रदान करता है। तो पहला प्रयोग इसमें क्या होता है, सबलीकरण या पुनर्बलन। पहली चीज आती है इसमें सबलीकरण या पुनर्बलन की। दूसरी चीज इसमें आती है कि अनुदेशन प्रदान करने में, अनुदेशन प्रदान करने में, किसी भी बालक को अनुदेशन प्रदान करने में इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तीसरी चीज आती है कि व्यवहारिक नियम बनाने में, व्यवहारिक नियम बनाने में, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और इन तीन चीजों का उपयोग आपके सिद्धांत में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसे स्कीनर के सिद्धांत के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। इसकी आलोचना भी होती है कि यह किस आलोचना किस आधार पर होती है। आलोचनाओं की जब हम बात करते हैं, आलोचना, तो सबसे पहले यह गामक व्यवहार के लिए उपयोगी नहीं होता है। गामक व्यवहार के लिए, गामक व्यवहार के लिए उपयोगी नहीं होता है। दूसरा, इससे गुप्त अध्ययन विधि नहीं की जाती है, गुप्त अध्ययन विधि इससे नहीं की जाती है। और तीसरी चीज आती है इसमें कि यह समस्त क्रियाओं के लिए उपयोग, समस्त शिक्षण क्रियाओं के लिए उपयोगी नहीं है, समस्त शिक्षण क्रियाओं के लिए उपयोगी नहीं है। उपयोगी नहीं है। तो तीन चीजें इसमें देखने को मिलती हैं और यह आलोचनाओं से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो दोस्तों आगे की बात हम करेंगे अपने नेक्स्ट सिद्धांत में, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अंतर्गत। तब तक के लिए नमस्ते। आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से कामना है। धन्यवाद।